जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम तीसरे पेपर की यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए क्या खास है इस पेपर के अंदर। शुरू करते हैं हम। आज का ये जो हमारा पेपर है सेना भर्ती रैली, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, 2021 में जो भी आयोजित हो रही है उदयपुर, अजमेर और जितने भी सेंटर्स भर्ती अभी चल रही है, उन सभी सेंटर भर्ती में जो बच्चे अभी आगामी परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सभी पेपर बड़े लाभदायक होने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारा बेटर यानी जो अच्छे से अच्छा है वो सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। और हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो इन सभी पेपर्स को सॉल्व करें, इन पेपर्स की प्रॉब्लम्स को देखें, और यदि इनमें कोई समस्या आ रही है तो वो हमसे इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है कि 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल बिल्कुल सिंपल लिखा है कि भैया 100 से 200 तक की संख्याएं, और विभाजन किससे होना है? 11 से। तो नंबर्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, संख्याएं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप 100 से 200 के मध्य की जब आप बात कर रहे हैं तो 100 से 200 के मध्य यानी यहां के इन संख्याओं की बात हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप ये देखिए कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, या फिर अगर इस बात को यूं समझें तो आप पहले एक काम कीजिए, पहले आप 1 से 200 तक की ऐसी संख्याएं देख लीजिए कि जो 11 से विभाजित होती हो। फिर आप 1 से लेकर आप 100 तक की संख्याएं भी देख लीजिए जो 11 से विभाजित होती हो। क्लियर? पहले हम ये वाला काम पहले कर लेते हैं। तो यदि 100 से विभाजित यानी 100 तक की संख्याएं देखते हैं तो 100 का यहाँ पे सीधा ही चला जाएगा 9 बार, और ये आ जाएगा 99। यानी 100 तक की ऐसी संख्याएं जो 11 से विभाजित होती है उनकी संख्या कितनी है? 9 है। क्लियर? अब वापस बात आती है हमारी यहाँ पे 200 तक की बात करते हैं। 200 तक की बात करते हैं, 11 से विभाजित जो हो रही है, तो 11 एकम आपका हो गया 11, नीचे बच गया आपका 9, 11 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, यहाँ पे आपको 88 मिलेगा, 2 बचेगा। यानी पूरी की बात करें तो 200 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होती है, वो होती है आपकी 18। यानी यदि 1 से 200 तक की बात करें तो 18 संख्याएं हैं, और 1 से 100 तक की बात करें तो संख्याएं कितनी है? 9। क्वेश्चन ध्यान से देखें, यहां क्वेश्चन लिखा है 11 से 200 के बीच, सॉरी 100 से 200 के बीच। क्लियर हो रही है? तो 100 से 200 के बीच यानी इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में वो संख्याएं कितनी होगी? 9। यानी 18 और 9 का अंतर। तो आपका आंसर यहाँ पे जो राइट होने वाला है वो होने वाला है सी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 से 200 तक के बीच की बोली है संख्या, एक बार 1 से 200 तक निकालो, 11 से भाग दिया 18 बार आएगा, 100 में भी 11 का भाग देंगे 9 बार पूरा जाएगा, 18 और 9 का जो अंतर होता है वो 9 होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अगला सवाल, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अब योग की जब बात आती है तो यहाँ पे योग की जब बात आती है तो सीधा सा आपको बताया हुआ है सूत्र, वैसे तो n+1 बटे में 2। अगर हम करते हैं n यानी 50 तक की संख्याएं, n+1 अगर मैं सीधे लिख दूं 1 जोड़ के 51 और बटे में लिख देता हूं 2। 2 से आपका ये कट गया यहाँ पे 25 बार, और 25 का जब आप 51 से गुणा करेंगे तो 50 का 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 1200, और 1200 में जब आप एक बार और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1275। यदि आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई तो आप सिंपल इस तरीके से भी इसको गुणा करके देख लीजिएगा। तो एक 5 बार, एक 2 बार, 5 का 5 से 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 हो गया आपका 12। ये हो गया आपका 5, ये 7, ये 2 और ये 1, यानी आंसर बन गया आपका 1275। क्लियर? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल भी कुछ जो है थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा सवाल है कि 0.25 का भाग दिया जा रहा है 0.005 में।
ठीक है, आप लिख लीजिए इसको एक बार। 0.25 आपने लिख दिया, भाग का निशान है, बटे में 0.005। यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं हुई। अब सबसे पहले काम कीजिए यहाँ पे पॉइंट को हटाने का। जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या के जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 2 शून्य। यहाँ का जब आप पॉइंट हटाएंगे नीचे का, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, तो यहाँ पे आपका ऊपर जाएगा 3 शून्य। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। यानी अब इसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन 2 जीरो का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब आप देखिए कि आपके इस 100 से, यानी 2 जीरो से आपके 2 जीरो पूरे कट गए। आपका 5 से ये 10 कट गए आपका 2 बार, और 25 का 2 से गुणा हुआ, तो आपका जो उत्तर आया वो कितना आया? 50। क्लियर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अगला सवाल। 0.00 यानी 1 2 3 4, 0.000064 का वर्गमूल क्या होगा? यदि लंबी विधि देखें तो बहुत ही जीरो लगाने पड़ेंगे, पॉइंट हटाने पड़ेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किया वो सारा काम। नहीं तो आप इसको चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.000 और 64। एक चीज आपको बताई हुई है, उस चीज को बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट इसको काट सको। कैसे? आप ये देखेंगे कि जब हम 10 यानी 10 का हम वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे 10 का जो वर्ग होता है वो आता है 100। यानी जब एक जीरो का वर्ग करेंगे तो वो वहां पे 2 जीरो बना देगा। क्लियर? लेकिन जब आप किसी संख्या यानी 100 का जब आप वर्गमूल करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। यानी वर्ग करने पर जीरो के ऊपर साथ में एक जीरो और ऐड हो जाएगा, और वर्गमूल करने पे 2 जीरो के क्या हो जाएंगे? 1 जीरो। हमें यहाँ पे वर्गमूल ही करना है। अब आप 64 का कर लीजिए, तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा आपका 8। इन 2 जीरो का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन 2 जीरो का हो जाएगा 1 जीरो, फिर इन 2 जीरो का हो जाएगा आपका 1 जीरो, और पॉइंट का रह जाएगा पॉइंट, यानी 0.008 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें 0.008 यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल वापस से हम देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ है इसके ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 3 जब लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं घनमूल यानी क्यूब रूट की बात हो रही है। क्लियर? अब आपको बताया हुआ है तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। आप ये देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, मैं आगे जाके जब चैप्टर के 3 का घन 27, जब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा तो उसके अंदर मैं एक एक चैप्टर की कड़ी पूरी खोलने वाला हूँ। 4 का घन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 64, 5 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 125, और 6 का हो जाएगा आपका घन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 216। अभी हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि पीछे का 6 आ चुका है, और मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं, यहाँ पीछे 6 नहीं, यहाँ पीछे 6 नहीं, लेकिन यहाँ पे पीछे 6 आ गया। जब मैंने आपको सिखाया था तो कुछ इस तरीके से बताया था, 4 6 6 5 6 आपको लिखना है, पीछे के 3 अंकों को देखना है। पीछे का जो 3 अंक है उनमें सबसे लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है? वो 6 आ रहा है। तो आपको देखना है कि कौन सी घन संख्या के पीछे 6 आता है। तो आप कहेंगे कि सर 6 के पीछे 6 आता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो नंबर हमारे पास में बचा वो कौन सा बचा? 46। तो आपको ये देखना है कि ये जो 46 है ये किन 2 घन संख्याओं के बीच में आता है। तो आप देखेंगे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, और कहीं ना कहीं 27 और 64 के घन के बीच में 46 आ रहा है। तो आपको छोटी वाली संख्या पकड़नी है, यानी छोटी वाली संख्या कौन है? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 36। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं
जो अभी यहाँ पेपर सॉल्यूशन में नहीं बताए जा सकते, तो आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सारे जो हैं सॉल्यूशंस पूरे बताऊंगा। हमारे नए सभी बैच सभी जो हैं रनिंग हैं, अभी स्टार्ट हैं, और विशेषकर सेंटर भर्ती के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने 2 नए बैच शुरू किए हैं, जिनका समय सुबह 9:30 बजे रखा गया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल कहीं ना कहीं 729 एक घनमूल और 36 एक वर्गमूल की बात हो रही है। 729 यदि हम देखते हैं तो 729 जो घन होता है वो 9 का होता है, यानी 729 का घनमूल हो जाएगा आपका 9, माइनस हो रहा है इसमें से 36, यानी रूट में हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है इसका यानी 6, और यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे वो उत्तर आपको नहीं दे रखा है, तो 9 में से जब 6 जाएगा तो वहाँ पे आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर? अगला सवाल, अगली संख्या ज्ञात करें। वापस से ये सवाल कहीं ना कहीं सीरीज श्रृंखला का आ रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं। 3 लिख रखा है, 6 लिख रखा है, 10 लिख रखा है, 15 लिख रखा है और 21 लिख रखा है। सिंपल है, ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुणा वर्ग घन की बात तो नहीं है। अब बात आती है कि हम देखते हैं कि हम जो जोड़ बाकी करनी है वो कैसे है। तो 3 से जब ये 6 हो रहा है तो 3 बढ़ रहा है, 6 से 10 हुआ 4 बढ़ा, 10 से 15 हुआ 5 बढ़ा, 15 से 21 हुआ 6 बढ़ गया, और 21 से आगे बढ़ेगा 7, यानी आंसर आएगा 28, जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सरल सवाल था, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल मसप का, HCF का सवाल आ रहा है, मसप का सवाल आ रहा है। क्वेश्चन भी भिन्न में दिया हुआ है कि 4/5, 5/9 और 3/7 का मसप क्या होगा। तो दोस्तों जब मसप की बात आती है और भिन्न में दिया हुआ है, तो हमने कहा था कि ऊपर वाली जो सभी हैं इनका क्या होता है? मसप होगा, और नीचे वाले यानी हर जो हैं अंशों का HCF, और जो हर होंगे उनका क्या हो जाएगा यहाँ पे? LCM। तो 4, 5 और 3 का जो HCF है वो तो मुझे लग रहा है कि एक ही रहने वाला है। अब बात आती है 5 की, 9 की और 7 की। तो 9 पंजे 45 और 45 का 7 से गुना करते हैं, तो 7 पंजे 35 का 5, 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी LCM आएगा इनका 315। यहाँ पे 315 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उत्तर होगा 1/315, जो यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर डी जो है वो राइट होने वाला है, यानी इनमें से कोई नहीं, या नॉट वाला ऑप्शन। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अगला सवाल, 8, 56 और 176 का मसप क्या है? ठीक है, मसप यानी वापस यहाँ पे HCF की बात हो रही है। अगर HCF की बात हो रही है तो हमने कहा था कि सबसे पहले 8, 56 और 176 को आप ले लीजिए, सबसे छोटी वाली संख्या का उससे तुरंत बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए, यानी 8 का भाग जब आप 56 में देंगे तो यहाँ पे 8 को 7 56 आपका क्लियर हो रहा है। 8 आपका अभी HCF आ रहा है, और 176 में भी अभी आपका भाग देना बाकी है। तो 8 का भाग 176 में देंगे, 8 दूनी 16, 1 6 और 8 दूनी 16, अभी कुछ नहीं बचा, यानी HCF कितना हो गया? 8, जो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, आज का टेस्ट पेपर जो है वो 2-3 टॉपिक्स के ऊपर ही मैंने निर्धारित किया है, तो उन्हीं टॉपिक्स के ज़्यादा सवाल दे रहे हैं, ताकि रिवीजन भी होता रहे, टेस्ट पेपर भी बच्चा देता रहे, और एक लय के साथ में वो अपना पढ़ता रहे। 12, 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ती है। कुछ नहीं करना, इस टाइप के सभी सवालों में आपको बताया गया है क्या लेना है। LCM मैं भी यहाँ पे LCM बता देते हैं आपको। 12, 15, 20, 24, 2 से जाएगा आपका 6 बार, ये 15, ये 10 और ये 12। फिर वापस से बात करते हैं, 2 से गया आपका 3,
जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं कर देता हूँ सारा काम। फिर 15 में पूरा नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर वापस कर देते हैं यहाँ पे 2 से, तो ये 3 ज्यों का त्यों, 15 ज्यों का त्यों, 5 ज्यों का त्यों, 6 में 3 बार। अब एक बार 3 से कर देते हैं, 1, 5, 5, 1 और अब एक बार फिर 5 से। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, यानी इन सब का जो एलसीएम आ रहा है वो 120 आ रहा है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि 120 क्या है। 120 वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस 12 का, 15 का, 20 का और 24 का पूरा पूरा भाग जाना है। क्लियर? लेकिन हमें 4 शेष भी तो छोड़ने हैं। 4 शेष कब छोड़ेंगे? जब 4 अतिरिक्त होंगे। यानी अतिरिक्त बनाने के लिए इसमें 4 को जोड़ना पड़ेगा, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 124 का। क्लियर है? तो जब तक 4 अतिरिक्त नहीं होंगे तो शेष बचेगा नहीं और हमें तो शेष छोड़ना है। तो आंसर हो गया हमारा 124। क्लियर? अगला सवाल आ रहा है घातांक का। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार सवाल आते हैं। क्वेश्चन है 8 गुणे में 2 की घात 3 बराबर 2 की घात x में, और पूछा गया है आपसे x का मान। चलिए कैसे करेंगे इसको? आधार आप समान कर दीजिए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। गुणे में यदि मैं लिख देता हूँ 2 की घात 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कौन सा सूत्र काम आ रहा है? सूत्र काम आ रहा है a की घात m गुणे में a की घात n। और सर आपने बताया था कि आधार जब समान होते हैं तो घातें यहाँ पे क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 3 और 3 जुड़ जाएगी तो घात कितनी हो जाएगी? 6। और आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? अगला सवाल, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी पहली 3 संख्याएं तो कुल मिला के कितनी हो गई? 45 हो गई कुल योग टोटल। तथा 4 संख्याओं का योग 55 है। अच्छा, चारों संख्याएं यदि कह देते हैं, उन चारों संख्याओं का जो योग है वो योग यहाँ पे बोला जा रहा है 55। कोई दिक्कत नहीं है, यानी चारों संख्याएं मिलाएं तो 55 होगी और पहली 3 को मिलाएं तो 45 होगी। सामने दिख रहा है चौथी संख्या क्या होगी, यानी 55 में से आप 45 घटा लीजिए, यानी चौथी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? आपकी 10 होगी। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर 12वां नंबर। सिंपल सा। अगला सवाल लेके चलते हैं। 48, 36 और 4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको क्या करना है? 48 अनुपात में 36, समानुपात में आपका 4 और अनुपात में हो गया आपका x। कोई डाउट? अंदर वाले पदों का आपस में गुणा, बाहर वालों का आपस में गुणा। ये हो गया आपका यहाँ पे 48 गुणे में x बराबर में 36 गुणे में 4। x के साथ जो भी मान होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कक्षा में बार बार बताया हुआ है। ये 48 4 से कट गया, ये आपका 12 बार, 12 से कट गया, ये आपका 3 बार, और आपका यहाँ पे उत्तर कितना आ गया? क्लियर? अब इस सवाल को और भी तरीके से किया जा सकता था। आप ये देख रहे हैं कि 48 और यहाँ दिया हुआ है 36। यहाँ की बात छोड़ो, अभी यहाँ की बात सारी छोड़ो। 48 और 36 दोनों 12 से कट रहे हैं। 12 से ये कितनी बार कट रहा है? 4। 12 से ये कितनी बार कट रहा है? 3। तो जब इधर 4 3 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 4 3। तो आपका आंसर वापस कौन सा बन जाएगा? 13, मतलब सी। क्लियर? कोई डाउट? अगला, यदि किसी वस्तु के दाम पहले 20% बढ़ते हैं फिर 20% घटते हैं तो मूल भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल भाव पर कमी हो जाएगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं इसका। पहले वस्तु का मूल्य मानते हैं 100 रुपये, ये मूल रूप है। 20% की वृद्धि करते हैं तो नया भाव हो जाएगा 120 रुपये का। ये कब होगा? 20% की वृद्धि करने पर। क्लियर? अब इसने बोला 20% की कमी करो,
तो 100 रुपये पर तो होगी नहीं, कमी अब किस पर होगी, 120 रुपये पर। अब 120 रुपये का 20% होगा कितना, पहले तो वो देखो। तो आप कहोगे सर 120 रुपये का 20% तो होगा 24 रुपये, यानी कमी करनी पड़ेगी 24 रुपये की। तो 120 रुपये में जब 24 रुपये कमी करोगे तो वस्तु बिक जाएगी आपकी कितने रुपए में, 96 रुपये में। और 96 रुपये में बिक जाएगी तो जो 100 रुपये की चीज़ थी, जब वो 96 रुपये में बिकेगी तो 4% का आपको क्या हो जाएगा, घाटा यानी हानि। तो 4% कम में बिकेगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट होने वाला है। क्लियर दोस्तों। अगला, एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। बताया हुआ है कि कोई भी वस्तु अपने आप का कितना परसेंट, 100%। 20% की हानि का मतलब कितने में बिक रही है, 80%। रुपए में कितने में बिक रही है, 400 रुपये, यानी 400 80% नीचे गुणा 100। उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, सीधा यहाँ पे गुणा कर दीजिए 120 का। क्लियर। जीरो से आपका जीरो गया, ये कटा आपका 5 बार, 12 का 5 से गुणा 60 और जीरो, यानी सीधा ही आपकी वस्तु कितने में बिक जाएगी, 600 रुपये में बिक जाएगी। क्लियर। अगला सवाल, चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल यही है हमारा, साधारण ब्याज का सवाल आ रहा है। साधारण ब्याज के सवाल में 5000 रुपये, 4 वर्ष का ब्याज, 400 रुपये का ब्याज हो रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है, सॉरी। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे दर को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, किस दर पर, यानी साफ साफ दिख गया है कि दर की बात हो रही है। दर की लेते हैं। दर का सूत्र क्या होता है, दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे में 100। बताया हुआ है चारों में से तीनों, 2 पूछ लिए और एक जना, 2 जने जो है वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो ब्याज आपका कितना है यहाँ पे 400, गुणे में कितना हो रहा है 100, मूलधन कितना है आपका यहाँ पे 5000, और समय कितना है 4। काटा काटी कर लीजिए, जो भी आएगा अपना आंसर ही होगा। 1 2 3, 1 2 3, 5 से कट गया 40 आपका 8 बार, 4 से 8 बार कट गया आपका 2 बार। आंसर हो गया आपका बी। क्लियर। एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो बहुत औसम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। शायद उन कमेंट्स से जो बात निकल के आ रही है वो बात ये हो रही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर रूप से समझ में आ रहा है। यदि हमारी तरफ से किसी भी टाइप की कोई कमी रह जाती है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको और बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकें, लेकिन फिर भी यदि कोई हमारी कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप, क्वेश्चन की कोई कमी रह जाती है, कोई आपको सवाल समझ में नहीं आता है, या हमारी तरफ से पढ़ाने में हो सकता है, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो कई बार कोई चूक भी हो जाती है, तो यदि कुछ हो रही है तो उसके बारे में भी आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज दे सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वहाँ पे कि सर ये प्रॉब्लम आई थी। तो अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम आपको उस समस्या से अवगत न होने दें। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल सिंपल सा फॉर्मूले का, 2 नंबर बहुत आसानी से मिलेंगे यहाँ पे, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या बताऊँ मैं, इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो सीधा है आधार गुणे में ऊंचाई। याद रखिएगा, ये आपका √2 इंटू भुजा, ये क्या होगा, ये होगा आपका वर्ग का विकर्ण 1/2 समकोण का क्षेत्रफल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास, व्यास यहां पे दे रखा है आपको 28, तो आपकी यहां पे जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी हो गई, आधी, यानी 14। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान कितना, 22/7, r² यानी 14 गुणे में 14। 7 से 14 कट गया आपका 2 बार, 22 दूना 44, और उसका आप कर दीजिए 14 से गुना, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1 का 4 बार, 1 का 4 बार, 6 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6, 616। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है,
तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि शंकु के तिर्यक की ऊंचाई, सूत्र यदि याद होंगे तो 2 नंबर फोकट के मिलेंगे, हमेशा कहता हूं। तो शंकु के तिर्यक की ऊंचाई यानी L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी फॉर्मूला आपका आंसर आपका डी, और एक फॉर्मूला नंबर कमा के देगा 2। क्लियर। अगला, एक व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, गुणा किससे बताया हुआ है? 5/18 से। ये गया 2 बार, आपका आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, आंसर हो गया सी। आशा करता हूँ आज का जो पेपर है वो आप सभी को बेहतर रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी भी सवाल में कोई समस्या आ रही है तो आप रिपीट करके उसे देखिए। हमारा प्रयोजन यही है कि यदि किसी सवाल में बच्चे को समस्या है तो वो उसका निस्तारण करने के लिए उसे 2-3 बार देख सके। यदि फिर भी कोई समस्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उदयपुर भर्ती, अजमेर भर्ती, जिसमें साथ में सेंटर भर्ती की अभी जो लिखित परीक्षा आयोजन होने जा रही है, उन सभी के लिए हमारे पास में पृथक पृथक बैच जो हैं वो शुरू हैं। और सेंटर भर्ती के नवीन बैच जो हैं वो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही शुरू हुए हैं। तो कोई भी विद्यार्थी यदि भाग लेना चाहता है, ऑफलाइन बैच में भी यदि हिस्सा बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए हमारा ये जो वीडियो है ये लाभदायक सिद्ध होगा। और हमारे फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए भी आप हमारे चैनल में जो लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पे जाके आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, अब आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 21 पे क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है। नवजात शिशु की बात की जा रही है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय अपने शरीर में नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है। तो आपको बता दूं कि नवजात शिशु में 300 होती है। और अगर बोल दे कि सिर्फ वयस्क मानव में, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मानव में आपका हो जाएगा 206। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की श्वसन दर कितनी है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर आदमी की जो श्वसन दर है वो कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपके 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब एक बार सांस लेने में आपको लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। तो 12 से 16 बार आप प्रति मिनट श्वसन दर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटीपी में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये एटीपी क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो एटीपी का फुल फॉर्म है वो आपके हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, तो आपके शरीर में जो भी ऊर्जा संग्रहित रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। और एटीपी में जो सबसे ये पी पूछा हुआ है, एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये तत्व जो पाया जाता है वो फॉस्फेट तत्व पाया जाता है, जिसका प्रतीक पी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत क्या है। शरीर में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत मतलब क्या चीज़ खाएं कि अपने को जल्दी से जल्दी या फर्स्ट में ऊर्जा मिल जाए। तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा खाते हैं, इन तीनों से अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। और अगर प्राथमिक स्रोत की बात करें तो उससे कार्बोहाइड्रेट से अपने को जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो होती है 4.3 कैलोरी। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सेकंड में पूछे कि दूसरे नंबर पे जो ऊर्जा के स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, वो प्रोटीन हो जाएगा। और इससे आपको 1 ग्राम से 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और जो वसा से अपने शरीर को 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की गतिविधि मस्तिष्क की गतिविधि किस में दर्ज की जाती है। तो मस्तिष्क की गतिविधि है वो आपके ईईजी में दर्ज की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफ। और अगर ये पूछ ले कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपके हृदय की जो गतिविधि है वो दर्ज की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा हेपेटाइटिस। और बाकी के जो तीनों हैं वो आपके बैक्टीरिया और दूसरे से होता है।
जैसे ये मैंने आपको वायरस के लिए जो जो वायरस जनित जो रोग है उनकी मैंने ट्रिक बताई है। जो ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोए छे जैसे बोलते हैं पीछे छोड़ गई। रे मतलब रेबीज हो जाएगा, और ख मतलब खसरा, हर्पीस और मेनिंजाइटिस, और ही मतलब हो जाएगा आपके हिपेटाइटिस जो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ट मतलब ट्रिकोमा हो जाएगा। और ये जो करके जो वर्ड है, ये करके से ये साइलेंट रहेगा, इसका कुछ भी नहीं है। और जो पीछे है, पीछे का हमने लिखा पो एच, पो से हो जाएगा पोलियो, और ए से एड्स हो जाएगा, और चे से चेचक हो जाएगा। और छोड़ गई, छो से छोटी माता, और ड मतलब डेंगू ज्वर हो जाएगा, और ग मतलब गर्ल्स हुआ या गर्ल्स हो जिसे बोलते हैं, और ई मतलब इन्फ्लुएंजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये जो ट्रिक थी वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय के समय मतलब डर के समय कौन सी ग्रंथि उत्तेजित होकर हार्मोन का स्राव करती है? तो जो अपनी एड्रिनल ग्रंथि है, जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि आप सभी को पता है कि कहाँ पर पाई जाती है? वृक्क के ऊपर। तो उसका अन्य नाम भी हो गया आपके अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि जो है भय के समय उत्तेजित होती है, और इस अधिवृक्क ग्रंथि के अन्य नाम भी है, जैसे बॉडीगार्ड ग्रंथि आप बोलते हैं, बॉडीगार्ड ग्रंथि, या फिर करो या मरो ग्रंथि भी बोलते हैं, या लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी इसे ही कहते हैं। लड़ो या उड़ो ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो मास्टर ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है, और थाइमस की बात करें तो आप छाती में पाई जाती है, जो बुढ़ापे में धीरे धीरे ये जो ग्रंथि है वो बोल सकते हैं इसको कि ये गायब हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने किस पादप पर कार्य किए थे? मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किए थे? तो आप सभी को पता है कि उसने मटर का पौधा लिया था, और मटर का पौधे को जो यहाँ पर है हम देखते हैं कि उनके सबके ये वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। तो मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा आपके पाइसम सेटाइवम। और अगर मैं बात करूँ कि जो तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, ये टिट्रिकम एस्टिवम, ये आपके गेहूं का रासायनिक नाम होता है। होमोसेपियंस जो है वो आपके मानव का रासायनिक नाम है, और जो मेंजिफेरा इंडिका है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है। होमोसेपियंस आपके मानव का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। नाभिक के बाहर क्या स्थित होते हैं? तो ये आपका नाभिक है, और नाभिक के बाहर आप सभी को पता है कि ऊर्जा के ये कक्षक होते हैं, और इन कक्षक में जो नाभिक के अंदर की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे आप सभी को पता है कि प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है आपका उदासीन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इनके बाहर बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के ये बाहर होते हैं, नाभिक के बाहर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी को पता है जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, और न्यूट्रॉन की खोज आ जाएगा आपके जेम्स चैडविक ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन में कभी कभी रदरफोर्ड भी दिया हुआ है, वो भी आप उसका भी ध्यान रखें। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एडम उत्प्रेरक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एडम उत्प्रेरक में, सोना, चांदी है, तांबा या फिर प्लेटिनम। तो आप सभी को पता है कि जो एडम उत्प्रेरक है वो प्लेटिनम को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह पूछा है। शून्य समूह का मतलब हो गया कि वर्ग नंबर 18। वर्ग नंबर 18 में कौन से तत्व रखे जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये वर्ग नंबर 18 को शून्य समूह क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, जैसे मान लो कि मैं 18 नंबर पे तत्व लेता हूँ, तो 18 नंबर पे आपके हो जाएगा ऑर्गन, और आर्गन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 18 होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ऊर्जा में अपन कक्षकों में अगर भरेंगे तो उसमें देखते हैं कि जो पहले कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, और फिर जो 18 में से ये 8 और 2 10 तो चले गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षक में आएंगे तो ये अपना स्थायित्व बना लेगा, क्योंकि इसमें अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसी अन्य से क्रिया नहीं करेगा, और क्रिया नहीं करता है तो उसे अपन बोल सकते हैं अक्रिय तत्व बोल सकते हैं, या निष्क्रिय तत्व भी बोल सकते हैं, और जिसे शून्य समूह भी बोल सकते हैं। तो शून्य समूह के अंतर्गत आपके निष्क्रिय तत्व रखे जाते हैं। अब बात कर लें कि अगर हेलोजन, तो हेलोजन आपके वर्ग नंबर 17 के अंदर रखे जाते हैं। और बात करें सार धातुओं की, तो वो सार धातु आपके वर्ग नंबर 1 के तत्वों को सार धातु बोलते हैं, और सार्य मृदा धातु है वो आपके वर्ग नंबर 2 को बोला जाता है। वर्ग नंबर 2 को सार्य मृदा धातु कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथीन का बहुलक क्या है? मतलब एथीन का बहुलक इसमें से कौन सा है? तो ये अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीपायराइटिस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, पॉलीथीन जो है ये आपके बना हुआ है पॉली प्लस एथीन से। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीएथीन बना है, तो जो एथीन का बहुलक हो जाएगा वो पॉलीथीन हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबक में चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? मतलब किसी भी लोहे को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबक में किस स्थान पर होती है? तो आप सभी को पता है कि वो ध्रुवों पर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर बात करें तो चुंबक हमेशा नॉर्थ से साउथ में स्थिर रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक किसने खोजा था? या ऐसा बोल सकते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। और अगर पूछे कि डॉल्टन ने आपको पता है परमाणु सिद्धांत दिया था, जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। और अगर थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने आपके जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिवता की इकाई क्यूरी होती है। और जिसमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है पास्कल, तो पास्कल आप सभी को बताया दाब का मात्रक पास्कल होता है। और हर्ट्ज की बात करें तो वो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। ओके, जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, अब आपके सामने जीके का पेपर सोल्यूशन होने जा रहा है और यह आपके सामने पहला सवाल जीके का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो मित्रों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा या संज्ञा प्रदान की। चलिए देखते अगला सवाल। अगला सवाल है, पटना शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो मित्रों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी किनारे क्या है? पटना शहर स्थित है। इसके अलावा कानपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज, ये भी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। और कन्नौज, ये भी गंगा किनारे स्थित है। और एक शहर और है बरेली, ये भी गंगा नदी किनारे स्थित है। तो अपने इस सवाल के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल एक पैमाना है और इसमें हम लोग किसको नापते हैं? इसमें हम नापते हैं भूकंप की तीव्रता को। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में नापी जाती है। ठीक मित्रों, चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 39, स्वर्ण यानी गोल्ड, स्वर्ण मुख्यतः किस खान से निकाला जाता है? सोना आप जानते हो सोने की खानें होती है, तो हमने आपसे यहाँ सोने की खान का नाम पूछा है। तो मित्रों, इसका जवाब सीधा ही है कोलार गोल्ड माइन, यानी कोलार गोल्ड खान। ये स्थित है कर्नाटक में और ये भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। तो यहाँ से हम लोग सोना निकालते हैं। इसके अलावा देखो मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, पन्ना। पन्ना की खान है एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर, और यहाँ से निकलता है हीरा। भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान एमपी पन्ना खान है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में जो है ना खेतड़ी, ये अपने राजस्थान झुंझुनू में स्थित है। यहाँ से हम लोग तांबा निकालते हैं। ये तांबे की खान है, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान। ठीक मित्रों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एशियाई शेर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ये भी सिंपल सवाल है। एशियाई शेरों के बारे में पूछा है, तो मित्रों ये पाए जाते हैं हमारे गिर अभयारण्य में। और ये कहाँ पर है गिर अभयारण्य? ये अपने है गुजरात राज्य में। नीचे ऑप्शन नंबर बी है बांधवगढ़, ये एमपी के अंदर है। बांधवगढ़ अभयारण्य एमपी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी में जो रणथंभौर है ये राजस्थान में है। और ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन अभयारण्य, ये अपने पश्चिम बंगाल में स्थित है। लेकिन अपना सवाल के हिसाब से यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिर गुजरात। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी मैंने आपसे। तो मित्रों सीधा सवाल है, इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। ये मैंने आपसे भारत की ऊपर से नीचे यानी उत्तर से
दक्षिण तक की लंबाई पूछी है, टोटल लंबाई ये ऐसे है। तो मित्रों ये है अपने 3214 किलोमीटर। ठीक मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ये जो 2933 है ना, ये मित्रों पूर्व से पश्चिम, ये भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ये अपने है 2933 किलोमीटर। लेकिन अपने सवाल पूछा है आपसे उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। ठीक मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दार्जिलिंग जो शहर है वो किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों सीधा सवाल पूछा मैंने आपसे, इसका राइट जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग शहर स्थित है। ठीक मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपके सामने 4 बंदरगाह 4 ऑप्शनों में, इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, उसका मैंने नाम पूछा है। तो मित्रों अपना राइट जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क पोर्ट। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है आप जानते हो, यूएसए, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट, ये हमारे भारत में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई, आप जानते ही हो। ऑप्शन नंबर सी शंघाई पोर्ट। शंघाई ये चीन है, ये चीन में स्थित है। ये चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है शंघाई, यहाँ पर ये शंघाई बंदरगाह स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। सिंगापुर पोर्ट ये सिंगापुर में स्थित है। लेकिन जो अपना जो जवाब है यहाँ पे वो न्यूयॉर्क पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों मैंने आपसे परियोजना पूछी है, उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना, और ये किस नदी पर है। तो मित्रों यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। ये 2 राज्यों की है, एक तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ये इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना, और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नदी पूछी मैंने आपसे, तो यहाँ जवाब होगा कृष्णा नदी। ठीक मित्रों, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, मैंने आपसे यहाँ नई राजधानी पूछी है। तो मित्रों आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है जो प्रस्तावित है वो है अमरावती। ऑप्शन नंबर बी अमरावती। ये सन 2024 के बाद से हम लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती पढ़ेंगे। वर्तमान में इसकी राजधानी की बात करूं तो हैदराबाद है, ये 2024 तक रहेगी, और 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। ठीक मित्रों, ऑप्शन नंबर सी है ना भोपाल। भोपाल आप जानते हो किसकी राजधानी है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की यानी एमपी की, और लखनऊ आप जानते हो यूपी की राजधानी है यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अपने सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमरावती। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू। नीला ग्रह, हमारी पृथ्वी है ना, इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे ये दिखती है ब्लू ब्लू, नीला नीला, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ पर समुद्री पार्ट है ना पृथ्वी पर, तो समुद्र रंग आप जानते हो नीला होता है, तो अधिकतर पृथ्वी नीला दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर ए नीला ग्रह पृथ्वी। ये जो मंगल है ना इसको बोलते हैं लाल ग्रह, क्योंकि मंगल की जो भूमि है ना वहाँ की मिट्टी वो लाल है, इसलिए वो लाल दिखता है, जिसको लाल ग्रह बोलते हैं। शुक्र है आप जानते हो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है ही, ये सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक मित्रों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अच्छा सवाल है, तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद, और एक आप जान तो फेमस नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का फेमस नारा है। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह का है। और पंडित नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज्य।
और एक और बोलते पंडित नेहरू, आराम हराम है, आराम हराम है, ये पंडित नेहरू का नारा था। लेकिन हमारा सवाल था वेदों की ओर लौटो, इसका जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी ग्लोबल टाइमिंग तथा भारतीय परमाणु समय आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के बीच में कितना समय अंतराल होता है। मैंने आपसे गैप पूछा है। जो विश्व में हम लोग टाइम निकालते हैं ना, वो निकालते हैं हम ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच। और ये रेखा कहाँ निकलती है? ये रेखा लंदन के पास में एक शहर है, उसका नाम है ग्रीनविच। वहां से ये रेखा गुजरती है जिससे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय टाइम निकालते हैं। और मैंने आपसे पूछा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टाइम और भारत के टाइम के बीच में कितना अंतराल है, तो इसका जवाब होगा 5 घंटे 30 मिनट। हाँ मित्रों, आपको यहाँ पे ही सूचना और दूंगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा उसका नाम क्या है। भारतीय मानक समय रेखा, तो मित्रों इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारतीय समय रेखा है। और ये कहाँ निकलती है? ये अपने यूपी में जो इलाहाबाद है ना, यूपी में एक शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास में एक जगह है नैनो या नैनी, नैनी नामक स्थान से निकलती है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जो था ना महान शासक सिकंदर महान के गुरु का नाम पूछा मैंने आपसे। तो मित्रों इसका जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु जो कि सिकंदर का क्या था? गुरु था। अब जिसके गुरु अरस्तु होंगे वो तो फिर दुनिया जीतेंगे, इसलिए सिकंदर ने विश्व विजेता कहलाया। अरस्तु उसका गुरु था। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? मित्रों राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। एक तो है अनुच्छेद 352, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी होती है राष्ट्रपति के पास में 356, अनुच्छेद 356, ये होता है राज्य आपातकाल, जिसको अपनी भाषा में अपन राज्य आपातकाल बोल सकते हैं। राज्य आपातकाल, और जिसका जो फेमस नाम है वो है राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356 ही है, राष्ट्रपति शासन। और एक अनुच्छेद है तीसरा, वो है अनुच्छेद 360, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, यानी वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो मित्रों मैंने आपसे यहाँ पूछा है अनुच्छेद किस राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं। तो मित्रों अपना जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 होता है राज्य या राष्ट्रीय आपातकाल। 352 बताया मैंने आपको भी, ये है अपने राष्ट्रीय आपातकाल। और 360 अनुच्छेद ये है अपने वित्तीय आपातकाल। और जो अनुच्छेद 368 है ना, ये होता है संविधान संशोधन। इसमें होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग अनुच्छेद 368 के तहत लाते हैं।